नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना मॉडल पेपर 2 साइंस का करने वाले हैं। हमने मैथ का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। वापस हम संजीव डेश्वर का रेफरेंस ले रहे हैं। इसमें भी देखो पूर्णांक आपके 80 नंबर का रहने वाला है और आपको समय मिलने वाला है 3.145 और आपको हमेशा निर्देश का अच्छे से ध्यान करना चाहिए। आपके क्वेश्चन पेपर और जो भी आंसर शीट आती है उसमें भी निर्देश दिए होते हैं, तो उनको आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ के फिर उसके बाद ही आपको पेपर स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके लिए देखो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कौन सी गैस प्राप्त होती है। जैसे कि जल का सूत्र हमको पता है, जल का सूत्र क्या होता है H2। जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो ये टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो देखो हमको दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त हो रही है और ऑक्सीजन भी प्राप्त हो रहा है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, जल को मृदु बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल को देखो हार्ड जल होता है, कठोर जल होता है, उसको मृदु बनाने के लिए, कठोर जल झाग नहीं देता है ना, इसको मृदु बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 चूना पत्थर का सूत्र होता है ये, इसका प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर। इसी को ही देखो चूना पत्थर को ही हम खड़िया कहते हैं, खड़िया भी यही है, चौक भी इसी को ही कहते हैं और संगमरमर भी इसी को ही हम कहते हैं। तो इसी के एक ही कैल्शियम कार्बोनेट के सभी नाम हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि अति शुद्ध सोने कितने कैरेट, सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है 24 कैरेट का होता है। जब इसमें तांबा अशुद्धि मिला दी जाती है आभूषण बनाने के लिए, तो ये जो आभूषण बनते हैं सोने के वो हमको कितने कैरेट के मिलते हैं 22 कैरेट के। तांबा मिला जाता है अशुद्धि, जिससे हमारे क्या मिलते हैं आभूषण बनते हैं। तो सबसे शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। और देखो सोने की शुद्धता मापने के लिए कौन सी इकाई का काम में लिया हमने, कैरेट काम में लेते हैं। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका में निकली छोटी छोटी धागे जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका बनी रहती है, एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही धागे नुमा संरचना बनती है, इसको हम कहते हैं दुम्रास्य। क्या कहते हैं, दुम्रास्य। यहाँ बीच में जो दरार रहती है उसको बोलते हैं सिनेप्ट दरार। बीच में जो बरा रहता है उसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, अंदर होता है उसको कहते हैं केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार से केंद्रक कोशिका की क्या होती है संरचना होती है। उसके बाद देखो आगे, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसे कहते हैं, वे किसने प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। देखो इसके अनुसार क्या था कि प्रकृति में जिस प्रकार से प्रकृति के हिसाब से जीव अपने आप को क्या कर लेते, चयनित कर लेते, प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते। इन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया था। किसका उदाहरण दिया था, जिराफ का। जिसके कारण क्या हुआ था कि जिराफ क्या था कि पहले जंगलों में घास खाता था। जब जंगलों में ज़मीन का घास नीचे से समाप्त हो जाता है तो वह ज़मीन के ऊपरी वाले ऊंचे पेड़ों से क्या खाने लग गया, घास। इस प्रकार से फिर ऊंचा मुँह करके खाने लग गया, जिसके कारण जिराफ की क्या हो गई, गर्दन लंबी हो गई। तो इन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश के लिए देखो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश को माध्यम गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती तो ऐसा कौन सा माध्यम होता है जिसमें कोई भी माध्यम नहीं होता, तो उसे कहते हैं निर्वात। यानी कि सबसे अधिक प्रकाश किस में गति करता है, निर्वात में गति करता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है अपन को, पुरुष पुष्प के स्त्री के सिर में मध्य भाग में कौन सा भाग होता है। तो उसके मध्य भाग में होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिका। कौन सा भाग होता है, वर्तिका भाग होता है। देखो इस प्रकार से हमने पुष्प की संरचना बनाई थी। जो ये बीच का भाग होता है, यहाँ से जो प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। जो नली होती है उसको कहते हैं वर्तिका, और जो नीचे का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय। और ये स्त्री के सिर मध्य में स्थित होता है, स्त्री वाले भाग होते हैं। प्रकाश के
दृश्य, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 7 रंग होते हैं। हमने ट्रिक से भी याद किया था, बे, जा, नी, ह, पी, ना, ला, यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस प्रकार से ये 7 रंग होते हैं जिनका दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। और ध्यान दीजिए, वोल्टमीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं? पार्श्व या फिर एक समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पार्श्व समांतर एक ही होता है। जबकि धारा को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर का प्रयोग करते हैं और इसे हमेशा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, सौर स्थिरांक का मान लगभग होता है। सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर, यानी कि 1.4 किलोवाट विद्युत उत्पादन हो जाता है प्रति घंटे 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। ठीक है, उसके बाद देखो वायुमंडल से ओजोन हमारी रक्षा करती है। तो सूर्य की उष्मा से नहीं करती है, बारिश से भी नहीं करती है, CO2 से नहीं करती। या सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें आती है उनसे हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, तावा बांध बनाया गया था। तावा बांध, देखिए तावा बांध बनाया गया था सन 1970 में। कब बनाया गया था? 1970 में। और ये तावा बांध है नर्मदा नदी पर MP में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो कार्बन परमाणु की ज्यामिति होती है, कार्बन परमाणु की ज्यामिति होती है चतुष्फलीय। किस प्रकार की होती है? चतुष्फलीय, यानी कि एक कार्बन अणु अन्य 4 दूसरे परमाणुओं से क्या करता है? क्रिया करके अपना बंध पूरा करता है। उसके बाद देखो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के। कौन सी प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। जबकि अधातु, तो हमने एक ट्रिक भी बताया था, अधातु कौन से होती है? अम्लीय प्रकृति के। अधातु कैसे होते हैं? अम्लीय। तो यहाँ से और ये उठा लीजिए और और से आप इसको याद कर सकते हैं। पहला अक्षर मिला लीजिए, पहले अक्षर मिला, अधातु क्या हो गए? अम्लीय, जबकि धातु क्या हो गए? क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद देखो रक्तचाप यानी कि BP, ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? BP नापा जाता है स्पाइग्नोमेट्रोमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है। ठीक है, स्पाइग्नोमेट्रोमीटर से नापा जाता है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया नियंत्रित करती है? तो उसको कहते हैं पुनर्भरण। क्या कहते हैं? पुनर्भरण, यानी कि यह क्रिया हार्मोन की मात्रा को नियंत्रित करती है। यदि हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है, न तो अधिक होने देती है न कम होने देती है, यानी कि अधिक होने पे ये हार्मोन को स्रावित करना रोक देती है, जबकि कमी होने पर वापस स्टार्ट कर देती है, यानी कि हार्मोन की मात्रा को संतुलित करने का कार्य करती है। उसके बाद देखो अगला 5वां क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। हमने ये इसका I से भी लिखा था कि आवेश बराबर क्यों होता है? विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T कहते हैं। क्या कहते हैं? I बराबर Q/2। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जब धारा का मान परिपथ में क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, तो वहाँ पे ऊष्मा के कारण वहाँ पे ऊष्मा अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाती है, ऊष्मा अधिक हो जाती है, जिसके कारण वह तार जलकर पिघलकर अलग हो जाता है, जिससे कि अलग हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण परिपथ क्या हो जाता है? परिपथ टूट जाता है। परिपथ क्या हो जाता है? टूट जाता है और धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। तो इस कौन से सिद्धांत पर कार्य करा? ये ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है,
कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र हमने पढ़ रखा है CaCO3। पहले बताइए चौक का भी है, ये खड़िया का भी है, और ये चूना पत्थर का भी यही फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, और ये सारी प्रकृति का होता है क्योंकि इसको पेट की अम्लता को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। किसका? पेट की उदर की जो अम्लता होती है उसको, उदर की अम्लता को शांत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH होता है 10, सारी प्रकृति का होता है। ठीक है। उसके बाद देखो सोल्डर, मिश्र धातु। सोल्डर धातु किससे, देखो दो चीज़ें उठा लेते हैं, सो और डै। तो सो तो मिलता है, सो से बनता है शीशा, और डै से मिलता है टिन, यानी कि सोल्डर धातु किससे मिलकर बनती है, शीशा व टिन से। इस प्रकार से और भी धातुएं होती है, जैसे अपन ने सोल्डर पढ़ लिया है। सोल्डर किससे मिलकर बनता है, शीशा प्लस टिन से मिलकर बना है। वैसे पीतल है, पीतल को पिताजी ट्रिक से याद करते हैं, पी यानी पीतल, ता यानी तांबा, व जेड यानी जी पिताजी। पिताजी नामक ट्रिक से अपन इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, पीतल, तांबा और जिंक। वैसे ही होता है कांसा, कांसे को बनाते हैं तांबा व टिन से। ठीक है। तो ये कुछ मिश्र धातु हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बंधुत्व संरचना। जैसे कार्बन होता है, कार्बन चतुष्फली होता है, तो कार्बन देखो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, यानी कि कार्बन अपना चतुष्फलीय करने के लिए द्विबंध बनाएगा दोनों तरफ ऑक्सीजन से। तो हम इसको बिंदु संरचना बनाने के लिए कार्बन की कितनी संरचना लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। और यह क्या करता है, उससे इलेक्ट्रॉन से संरचना करने के लिए इस प्रकार से, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है तो यहाँ पे ये संरचना ऑक्सीजन से इस प्रकार से जुड़ेगा। ठीक है, एक तरफ ही जुड़ेगा, सॉरी। उसके बाद देखो आगे, डोबेराइन ने किस तत्व की उत्प्रेरक रखी, तो डोबेराइन ने प्लेटिनम नामक तत्व की किसके रूप में सहयोग किया था, जानकारी पहचान की थी उत्प्रेरक के रूप में। कोशिका विभाजन के लिए मुख्य पादप हार्मोन, तो देखो पादप हार्मोन के बारे में ही बता देते हैं पूरे। पादप हार्मोन मुख्य रूप से 4 पढ़े हैं हमने, ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन, और एक आता है साइटोकाइनिन, और एक पढ़ा है हमने एब्सिसिक। तो देखो ये चारों अलग अलग। साइटोकाइनिन पादप की वृद्धि के लिए सहायक होता है, जिब्रेलिन केवल तने की वृद्धि के लिए सहायक होता है। यह साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित करता है, किसको प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को। एब्सिसिक करता है, स्पंदन का कार्य करता है। तो इन चारों हार्मोनों को जरूर से आप याद करके जाइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा आशंका है। उसके बाद एड्स का पूरा नाम बताना है अपन को, तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये HIV वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है, यानी कि ये विषाणु या वायरस जनित बीमारी होती है। ठीक है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा कम हो जाती है। किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, संयोजन 2 प्रकार का होता है, एक तो श्रेणी क्रम और एक होता है पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ते हैं तुल्य प्रतिरोध आता है R1 + R2, इस प्रकार से आता रहता है। जबकि पार्श्व क्रम में 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में सबका समेसन होता है, जबकि इनमें व्युत्क्रम का समेसन होता है। तो अधिकतम मान किस में आएगा, श्रेणी क्रम में आता है। ठीक है, तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। बैटरी चार्जर में कौन सी धारा, जो घरों में आने बैटरी चार्जर में कौन सी DC यानी कि
कौन सा करंट लेते हैं, डीसी करंट लेते हैं, यानी कि डिस्ट धारा लेते हैं। कौन सा लेते हैं, डिस्ट धारा लेते हैं। जबकि जो घरों में आता है, हमारे जो विद्युत ऊर्जा घरों में तारों में होता है वो एसी होता है, यानी कि अल्टरनेट करंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय क्रोड में सामान्यतः किसका बना होता है। तो विद्युत चुंबकीय क्रोड में जो बना होता है वो नरम लोहे का बना होता है। नरम लोहे की छड़ का बना होता है। नरम लोहे या कच्चे लोहे का बना होता है। ठीक है, नरम लोहा बोल सकते हो या फिर इसको कच्चा लोहा भी बोल सकते हो। उसके बाद देखो सौर सेलों को परस्पर संयोजित एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चांदी के तारों का प्रयोग करते हैं। यही इसका क्या था, यही इसका डिसएडवांटेज भी था, हानि भी थी, इसकी सीमाएं भी थी कि सौर सेलों में चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उसका खर्चा जो बहुत अत्यधिक आ जाता है। ऊर्जा पिरामिड की प्रमुख विशेषता, तो हमने ऊर्जा पिरामिड इस प्रकार से बनाते हैं। तो देखो जिस प्रकार से हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सदैव सीधे भी होते हैं। ऊर्जा पिरामिड कैसे होते हैं, सदैव सीधे होते हैं। और जैसे जैसे आगे जाते हैं जैसे वैसे वैसे क्या हो जाती है, ऊर्जा की हानि भी होती रहती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी क्रिया करते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, एक तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और एक जिंक ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इन यौगिकों की पहचान करनी थी। देखो इसमें कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप का सूत्र बना है। द्विबंध है तो एन इन आयन, यानी कि किसका सूत्र बन गया, प्रोपीन का सूत्र बन गया। जैसे इसमें देखो कार्बन के कितने 2 अणु, यानी कि एथ का बन गया ये, लेकिन डबल बॉन्ड OH जुड़ा है, यानी कि एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, तो एथ का तो बन ही गया ये, एल्डिहाइड समूह जुड़ा है तो एथेनेल एल जुड़ जाएगा। कौन सा क्या जुड़ जाएगा, आखिर में एल ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन को यह बताना था कि एथेनोइक अम्ल के 2 उपयोग बताने। एथेनोइक अम्ल को देखो एस्टर से सिरका बनाने में भी करते हैं, इसका एस्टर से सिरका बनाने में भी किसका उपयोग करते हैं, एथेनोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और दूसरा करते हैं साबुन तैयार करने में, यानी कि साबुन एस्टरीकरण से ही साबुन बनाते हैं। साबुन निर्माण में भी किसका प्रयोग करते हैं, एथेनोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान क्यों छोड़े। तो मेंडलीफ ने भविष्य में कुछ तत्वों की भविष्य के लिए तत्वों के लिए क्या लगाया था, कुछ अनुमान लगाया था। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि भविष्य में कुछ और तत्व क्या होंगे और प्राप्त होंगे, जिसके कारण उन्होंने क्या छोड़े, रिक्त स्थान छोड़े। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम। तो देखो जाइलम जैसे बन रहा है तो ये किसका लेके जाएगा, जल व खनिज लवणों को। कहाँ से, जल कहाँ से प्राप्त होता है, जड़ से। तो जड़ से कहाँ तक लेके जाएगा, ये पत्तियों तक, जहाँ भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये जल से पत्तियों, जल व खनिज लवणों को कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा, जड़ से पत्तियों तक। वैसे फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम देखो प्रकाश संश्लेषण सूर्य की जैसे इसका पोषक तत्वों का निर्माण होता है। तो पोषक तत्वों में जो भी प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद बनते हैं, यानी कि जो भी उत्पाद बनते हैं तो उत्पादों को लेके जाता है। तो देखो उत्पाद कहाँ पे निर्माण होते हैं, पत्तियों में। तो ये कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा, पत्तियों से अन्य भागों तक, पत्तियों से अन्य भागों तक शरीर इसका क्या लेके जाए करेगा, स्थानांतरण करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो जनन किसे कहते हैं। जनन किसे कहते हैं, अपने समान संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, अपने समान संतति उत्पन्न करना। संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन। जनन 2 टाइप का होता है, लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा आवश्यक होते हैं, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से अमीबा की संरचना होती है। इसमें बीच में क्या होता है, केंद्र एक कोशिकीय जीव होता है,
इसमें क्या होता है, अगली स्टेप में ये केंद्रक धीरे धीरे इस प्रकार से डिवाइड होने का प्रयास करता रहता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये केंद्रक पूर्ण रूप से डिवाइड होकर दो अलग अलग अमीबा का निर्माण करता है। तो अमीबा भी अलैंगिक जनन करता है। और किस प्रकार से जनन करा, अलैंगिक जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है। और यह कौन सी विधि से करता है, द्विखंडन विधि से करता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी किस पे निर्भर करती है, तो फोकस दूरी जो लेंस का अपवर्तनांक होता है म्यू अपवर्तनांक पे निर्भर करती है। और दूसरा करती है लेंस से कितनी फोकस दूरी पर वह स्थित है। ठीक है, वह लेंस से कितनी दूरी पर, यानी कि या तो उसकी वक्रता तीव्रता पर या फिर R1 या R1 R2 पर निर्भर करती है कितनी दूरी पर वह स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम को प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करें। देखो प्रतिरोध 2 ओम को, 3 ओम को और 6 ओम को संयोजित करना है। तो हमको R का मान क्या लाना है, कम लाना है, क्योंकि देखो 1 ओम लाना है इनका प्रभावी प्रतिरोध का मान कुल प्रतिरोध का। तो कम जिस वह संयोजन जिसमें कम प्रतिरोध का मान होता है तो वो कौन सा होता है, पार्श्व क्रम, क्योंकि पार्श्व क्रम में सबका क्या जुड़ता है, विद्युत क्रम का योग होता है। ठीक है, उसके बाद देखो बैटरी के वहन के 2 कार्य। तो बैटरी में वहन 2 कार्य, या तो इंजन को चालू करने के लिए काम में लेते हैं, इंजन को चालू करने में, रात को टॉर्च संबंधी सूचना के लिए, प्रकाश संबंधी सूचना के लिए भी ये क्या करता है, कार्य करता है। और यह उसको इंजन को क्या करता है, विद्युत प्रवाह भी करता है, यानी कि विद्युत उत्पन्न देने का कार्य भी करता है। दिष्ट धारा यानी कि डीसी के 2 स्रोतों के नाम बताना है। तो ये सेल से भी प्राप्त होता है, डायनमो यानी कि जनरेटर से भी प्राप्त होता है, या फिर बैटरी से भी हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद देखो किसी परिपथ में लघु पतन कब होता है। तो लघु पतन तब होता है जब विद्युन्नम्य तार प्लस विद्युन्नम्य तार से कौन संपर्क में आ जाता है, उदासीन तार संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और I का मान बहुत अधिक हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 2 तत्वों का प्रयोग। नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक तो यूरेनियम 235 का काम में लेते हैं, यूरेनियम का परमाणु भार होता है 235 या 37, यूरेनियम का काम में लेते हैं। और प्लूटोनियम का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं हम। आगे देखो, आगे चलने से पहले खंड से पढ़ेंगे। तो दीर्घ उत्तरात्मक, देखो हमने 1 लाइनर क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, हमने इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। इसके लिए देखो बड़े क्वेश्चन आएंगे दीर्घ उत्तरात्मक, तो हम उनको अगले पार्ट में, उनके लिए हम पार्ट 2 बनाने वाले हैं, तो पार्ट 2 में हल करेंगे। तो आप हमें अच्छे से अच्छे रिस्पॉन्स देना, तो हम मोटिवेट होकर पार्ट 2 और आपसे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद। और जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें और अधिक से अधिक, थोड़ा सा एग्ज़ाम टाइम है तो अभी नहीं, तो एग्ज़ाम टाइम के बाद हम इसमें पूरा एक सीरीज़ वाइज एक प्लेलिस्ट बना लेंगे, पूरा कोर्स अपलोड कर दे जाएंगे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम और मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतरीन और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करें। धन्यवाद।